Hello everyone, this video is on the age of चौसर। तो सबसे पहले जो टाइम पीरियड है द एज ऑफ चौसर का वो 1340 टू 1400 ये टाइम पीरियड है। तो हमें पता है जोफ्री चौसर जो है उनका जन्म 1340 में हुआ, 1400 में उनकी डेथ हुई। तो एक एज को समझने से पहले हमें ये ज़रूरी है कि हम उस एज के बारे में हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट के जो मेजर पॉइंट हैं, जो फैक्ट है, उसको ज़रूर समझ लें अच्छे से। और हमारा जो एग्ज़ाम है नेट का, उसमें हमारे से दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फैक्ट वाले क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन। यानी कि फैक्ट वाले क्वेश्चन है सीधा सीधा, जैसे यहाँ से अगर हम देखें तो कुछ क्वेश्चन बनते हैं फैक्ट के जो बहुत बार प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं, नेट में भी, सेट में भी, और जो स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे भी। जैसे ब्लैक डेथ का पूछ लिया जाएगा कि कब हुई, पीजेंट रिवोल्ट पूछ लिया जाएगा कब हुई, हेनरी फोर्थ का रूलिंग टाइम पूछ लिया जाएगा, रिचर्ड सेकंड का रूलिंग टाइम पूछ लिया जाएगा, किंग एडवर्ड थर्ड का रूलिंग टाइम पूछ लिया जाएगा। तो अगर हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि जो एज ऑफ चौसर है उसमें एडवर्ड थर्ड का जो रूलिंग टाइम था वो 1327 से 1377 था, और इसी टाइम पीरियड पे जोफ्री चौसर का जन्म हुआ। चौसर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1340 में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जोफ्री चौसर का जन्म किस किंग के टाइम पे हुआ, किस किंग के रूलिंग टाइम पे हुआ, तो ये था एडवर्ड थर्ड। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है रिचर्ड सेकंड। रिचर्ड सेकंड का जो टाइम पीरियड था वो था 1377 से 1399। इस टाइम पीरियड पे क्या हुआ, जोफ्री चौसर ने अपने जो मेजर जो बुक्स हैं, हिज वर्क्स पब्लिश्ड, इसकी जो मेजर वर्क्स हैं वो पब्लिश्ड हुए। इन्होंने अपनी जो मैक्सिमम राइटिंग है वो रिचर्ड सेकंड के टाइम पे की। नेक्स्ट पॉइंट आता है हेनरी फोर्थ। अब देखो चौसर की जो डेथ हुई है वो 1400 में हुई है, तो हम यहाँ पे याद रखें चौसर्स डेथ कब हुई है, 1400 में। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि चौसर की डेथ कब हुई, किस किंग के टाइम पे हुई, हेनरी फोर्थ, रूलिंग टाइम ऑफ हेनरी फोर्थ। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया, नेम द पोइट हु वाज बोर्न in the time period of one king and he wrote his works during the time period of second king and his death in the time period of third king. Who was the poet? The poet name is जोफ्री चौसर। The poet name is जोफ्री चौसर। तो वो जोफ्री चौसर हैं जिनके टाइम जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस पेपर में। तो ये सारी की सारी जो फैक्ट की चीज़ें हैं ये भी हमारे से नेट में पूछी जाती हैं, और कॉन्सेप्ट की चीज़ें भी। जैसे कॉन्सेप्ट आगे चल के हम पढ़ेंगे, जोफ्री चौसर है, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इसको कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर इसको क्यों कहा गया ये भी हमें पता हो, और उसका कुछ ना कुछ रीज़न होगा, कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, तभी इसको ये फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा गया। और कुछ कॉन्सेप्ट की बात, जैसे मान लो हीरोइक कपलेट है, ठीक है, हीरोइक कपलेट का जो कॉन्सेप्ट है जोफ्री चौसर ने दिया, ठीक है। और राइम रॉयल ये कॉन्सेप्ट भी जोफ्री चौसर ने दिया, ठीक है। ड्रीम विजन, उस टाइम पे जो ट्रेंड था ड्रीम विजन पोइट्री का, ये भी क्या है, चौसर के टाइम पे पॉपुलर हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं इन सब के बारे में हमें पता हो, ये एक तरह से कॉन्सेप्ट हो गए। इन कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आएगी, हीरोइक कपलेट क्या होता है, किस बुक में दिया फर्स्ट टाइम, और किसने दिया, चौसर ने दिया। तो ये सारे फैक्ट, सारे जो क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो आगे चलते हैं कुछ पॉइंट। ये तो था पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ द एज ऑफ चौसर। अब जो है
कुछ सोशल कॉन्टेक्स्ट और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं कि जैसे सबसे पहला पॉइंट ये, द एंग्लो फ्रेंच वॉर नोन एज द 100 ईयर वॉर। अब देखो, एक वॉर हुआ, वो लगभग 100 से भी ज़्यादा वर्षों तक चलता रहा, इसलिए इसको 100 ईयर वॉर के नाम से जाना जाता है। 1337 में ये शुरू हुआ, किसकी गाइडेंस में शुरू हुआ, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा किसकी गाइडेंस में ये शुरू हुआ। और अब देखो 1337 में कौन था किंग, किंग एडवर्ड थर्ड की गाइडेंस में ये वॉर शुरू हुआ। और ये वॉर किस किस के बीच में था, ये वॉर था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में ये लड़ाई थी और इसमें इंग्लैंड की जीत हुई थी। तो आपसे पूछा जाएगा 100 ईयर वॉर कब शुरू हुआ, किसकी गाइडेंस में शुरू हुआ, एडवर्ड थर्ड की गाइडेंस में, और किस किस के बीच में था, फ्रांस एंड इंग्लैंड। कौन विनर था, इंग्लैंड था। नेक्स्ट पॉइंट आता है द ब्लैक डेथ। जो ब्लैक डेथ है वो टाइम पीरियड उसका 2 साल तक रहा। ये एक तरह से प्लेग की बीमारी थी, ब्लैक डेथ। जो ब्लैक डेथ थी ये एक तरह से प्लेग की बीमारी थी। इट वॉज कोल्ड ब्लैक डेथ बिकॉज ब्लैक नोटी बॉयल अपीयर ऑन द बॉडीज ऑफ द हेल्पलेस विक्टम्स। यानी कि जो ब्लैक जो है ना, ब्लैक बॉयल्स जो है बॉडीज पे हो गए थे, लोगों की शरीर पर ब्लैक फफोले हो गए थे, जो एक तरह की बहुत बड़ी एपिडेमिक थी, महामारी थी, और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए। लगभग 1/3 लोग मारे गए थे इंग्लैंड के। उस टाइम पे 1/3 जनरेशन जो है ना इसका शिकार हो गई थी ब्लैक डेथ का। उसके बाद आता है पीजेंट रिवोल्ट। जो पीजेंट रिवोल्ट है ये एक तरह की रिवोल्ट थी अगेंस्ट द फ्यूडल सिस्टम, अगेंस्ट द एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, ये जो है पीजेंट रिवोल्ट, इसका कारण भी एक्चुअल में ब्लैक डेथ था बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वर्किंग हैंड। अब देखो 1/3 लोग मारे गए इस ब्लैक डेथ में, तो वर्किंग हैंड की शॉर्टेज हो गई, और जो बाद में कुछ सालों बाद पीजेंट रिवोल्ट के रूप में सामने आई। अब जो पीजेंट रिवोल्ट है इसका सीधा से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है पीजेंट रिवोल्ट कब हुई, ठीक है, और पीजेंट रिवोल्ट के लीडर के बारे में पूछा जा सकता है। पीजेंट रिवोल्ट के जो लीडर हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट, इसको वाट टेलर की भी रिवोल्ट कहा जाता है, वाट टेलर्स रिवोल्ट। ठीक है, ये इसका लीडर है। नंबर 2 पे एक नाम आता है जैक स्ट्रो, और नंबर 3 पे एक नाम आता है जॉन बाल। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पीजेंट रिवोल्ट कब हुई, 1379 टू 1381। 81 अगर ऑप्शन में है तो 81। ठीक है, लीडर कौन था, इसको वाट टेलर्स रिवोल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इसको वाट टेलर्स रिवोल्ट भी कहा जाता है। ये जो वाट टेलर, जैक स्ट्रो, जॉन बॉल, ये सभी के सभी पीजेंट रिवोल्ट के लीडर थे। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आया लॉर्ड मोमेंट। ये जो मोमेंट था 1377, इस मोमेंट का जो लीडर था उसका नाम है जॉन वाइक्लिफ। इसका जो रफली जो टाइम पीरियड था वो ये था, ये जो 1320 डेट है ये डाउटफुल हो सकती है, क्योंकि उस टाइम पे रिकॉर्ड मेंटेन करने का इतना ऑथेंटिक रिसोर्स नहीं था। तो कुछ बुक में ये 1320 है, कुछ में थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकती है। जॉन वाइक्लिफ जो था इसने लॉर्ड मूवमेंट चलाया था 1377 में। इसको मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा भी कहा जाता है। जॉन वाइक्लिफ इज नोन एज मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, और मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा एज जोफ्री चौसर को भी कहा जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, जॉन वाइक्लिफ का जो ये मोमेंट था, इसका जो मेन जो टारगेट था ना, इट्स मेन जो एम है वो क्या था, इट्स एम टू इरेडिकेट
to eradicate the evil and corruption which had become part and parcel of the church। मीन्स जो चर्च थी ना, चर्च ऑफ इंग्लैंड, वो वहाँ पे करप्शन हो गया था, वहाँ पे इविल हो गया था, मोरल वैल्यू खो गई थी। जॉन वाइक्लिफ ने अपने जो प्रीस्ट थे, अपने जो फॉलोवर थे, पूरे इंग्लैंड में फैला दिए इन ऑर्डर टू रिफॉर्म द चर्च ऑफ इंग्लैंड। और इसी मोमेंट का नाम रखा द लॉर्ड मोमेंट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इसका जो शुरुआत करने वाला कौन है? जॉन वाइक्लिफ है। मॉर्निंग स्टार ऑफ रेफॉर्मेशन किसे कहा जाता है? जॉन वाइक्लिफ। ठीक है, ये मोमेंट कब आया? 1377 में आया। किस पर्पज से के लिए आया? टू इरेडिकेट द इविल एंड करप्शन ऑफ चर्च, या फिर ऐसे हो सकता है टू रिफॉर्म द चर्च। तो ये सब पॉइंट आ सकते हैं। और इन्होंने क्या पॉइंट किया, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके बारे में, जॉन वाइक्लिफ के बारे में, द बाइबल, जो बाइबल है उसका इन्होंने ट्रांसलेशन किया। ही ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेशन किस में किया? इन वर्नेकुलर लैंग्वेज, टंग। इसका मतलब होता है जब जो आम बोलचाल है, लैंग्वेज फॉर कॉमन मैन, कॉमन मैन, कॉमन मैन, यानी कि आम आदमी को इसके बारे में समझ आए, ताकि आम आदमी बाइबल को पढ़ सके, समझ सके। ठीक है, इसने वर्नाकुलर टंग में कॉमन मैन के लिए, हर आदमी के लिए ट्रांसलेशन किया जॉन वाइक्लिफ ने। ठीक है, तो ये था इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, ताकि हमें एज के बारे में समझ आए कि इस एज में था क्या क्या। ठीक है, अब देखो इस एज के जो मेजर राइटर्स हैं, अब उनके बारे में हमें पता लगेगा, क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये पढ़ना ज़रूरी है उस एज के बारे में कि वहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वहाँ की पॉलिटिकल बैकग्राउंड कैसी है, वहाँ की सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो हमें पता लगा कि यहाँ पे 3 किंग थे, वहाँ पे लड़ाई है, एक 100 ईयर वॉर, ब्लैक डेथ, एक बीमारी आई, महामारी, और पीजेंट रिवोल्ट, वहाँ पे एक रिवोल्ट हुई, और उसके बाद वहाँ चर्च के लिए भी एक मोमेंट चलाया गया, लॉर्ड मोमेंट। इसका मतलब है वहाँ पे पूरा का पूरा अनरेस्ट है। ड्यूरिंग द एज ऑफ चौसर इन इंग्लैंड अनरेस्ट है वहाँ पे टोटली। पीपल जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, पीपल जो हैं वो लड़ाई में, बीमारी में, मतलब डेथ हो गई है बहुत सारी, और रिवोल्ट है वहाँ पे, और चर्च में करप्शन है। ये सब चीज़ें हमें नोट करनी है। और जो भी फैक्ट आया है, जो भी मोमेंट, रिवोल्ट, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जाएगा कि ये लॉर्ड मोमेंट कब आया, कौन लेके आया, इसका पर्पज़ क्या था। ठीक है, बाइबल का ट्रांसलेशन फर्स्ट टाइम, ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम हुआ था ट्रांसलेशन, जो जॉन वाइक्लिफ ने किया था। और फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है, इसी बात के लिए इसको फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, क्योंकि इन्होंने जो है प्रोज इसमें द बाइबल का ट्रांसलेशन किया था। अब पॉइंट आती है कि जो मेजर राइटर ऑफ द एज, जोफ्री चौसर है, मेजर राइटर है, इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, क्योंकि लंदन का जो एरिया था उसके आसपास में है ना एक डायलेक्ट थी जिसको कहा जाता था ईस्ट मिडलैंड, और आप मिडलैंड। डायलेक्ट में और लैंग्वेज में फ़र्क होता है। ठीक है, लैंग्वेज जो होती है, लैंग्वेज की एक अपनी ग्रामर होती है, डायलेक्ट की अपनी ग्रामर नहीं होती है। ईस्ट मिडलैंड में जोफ्री चौसर ने अपनी फर्स्ट बुक लिखी द कैंटरबरी टेल्स, लेकिन उससे पहले फ्रेंच और लैटिन का जो है डोमिनेंस था वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर, और फ्रेंच और लैटिन में जोफ्री चौसर ने भी लिखी कुछ अपनी बुक्स। जब हम चौसर के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जोफ्री चौसर ने पहले फ्रेंच में लिखी, लैटिन में लिखी, फिर उसने इंग्लिश में लिखना शुरू किया, और इंग्लिश में लंदन के आसपास, लंदन के एरिया में बोली जाती थी डायलेक्ट ईस्ट मिडलैंड, और इसने इसी को डेवलप किया
लेटर ऑन इट बिकेम एन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज ये बनी, ठीक है। और ऐसे ही विलियम लैंगलैंड है, जैसे इन्होंने काफ़ी फेमस एक बुक लिखी पियर्स द प्लोमैन, ठीक है, पियर्स द प्लोमैन है। अब इसके जॉन वाइक्लिफ के बारे में पढ़ लिया, जॉन गोवर है, ये इंग्लिश चौसेरियन थे, यानी कि जो इंग्लैंड में जो राइटर थे हु वर फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ जोफ्री चौसर इन इंग्लैंड, एंड दोज राइटर्स हु वर फॉलोइंग द स्टाइल एंड पैटर्न ऑफ जोफ्री चौसर इन स्कॉटलैंड, दे वर नोन एज स्कॉटिश चौसेरियन। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्कॉटिश चौसेरियन, या फिर यहाँ से पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंग्लिश चौसेरियन, ठीक है। तो ये सारे मेजर राइटर हैं जो हम अगली वीडियोज में कवर करेंगे एक एक राइटर को, और वही पॉइंट डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, नेट में, सेट में या एचटेट में, ठीक है, और कोई टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में डायरेक्ट जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है या पूछा जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, वही पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।